हाय। आज 4 सितंबर है, दैट इज क्विज नंबर 4। फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। पॉलिटी में शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 वो टाइम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में ऑपरेशंस कर रही थी, उस पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यूके की, उसने इसको रेगुलेट करना चालू कर दिया था, नकेल डालना चालू कर दिया था, सो दैट इसके जो वर्क है उसमें एक फेयर डीलिंग आ पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहला स्टेटमेंट है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। Second, it made the governors of Bombay, Madras, Bengal presidencies independent of one another. Third, it introduced for the first time local representation in the Indian Central Legislative Council. आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। प्रोहिबिट किया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। तो ये सर्टेन टाइप ऑफ रेगुलेशन हुआ ना, कि ये जो इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स, उनको रेगुलेट करना चालू कर दिया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे बिकॉज करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज ट्रू। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। तो ये तो डीरेगुलेशन हुआ, इंडिपेंडेंट थोड़ी बनाएंगे, उनको डिपेंडेंट बनाएंगे से बंगाल के ऊपर, मतलब बंगाल के अंदर बॉम्बे, मद्रास को रख देते हैं सो दैट बेटर रेगुलेशन हो पाए कंपनी के अफेयर्स का। तो ये जो 1773 है ना, यहाँ से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी चालू हो गई है। अब धीरे धीरे इसका पीक आएगा, फिर 1857 के बाद इसका डीरेगुलेशन चालू होगा जिसका पीक आएगा 1935। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? नहीं, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें क्या है, इंडियंस को इन्वॉल्व करना चालू करना है हमें इंडियन गवर्नेंस में। बट दिस इज नॉट द बिगनिंग, इसको आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, 1835 लग जाएगा, तब जाके लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को मिलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट right. This statement is not right. First statement is not right. Only first statement is right, second is not right, and third is also not right. So the right statement is C, one only. Okay. Next, with reference to Government of India Act 1919, 1919 का जो एक्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉलेट सत्याग्रह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919। द सिस्टम ऑफ डायआर्की इम्प्लाइड दैट डायआर्की इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन एक्ट 1919 से। बोथ सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैड द पावर ऑफ लेजिस्लेट इन देयर ओन स्फीयर्स। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि डायआर्की में सेंटर और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है वो अपने अपने सब्जेक्ट में कानून बना सकते हैं। लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून बनाना। सेकेंड, ब्रिटिश पार्लियामेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर हैड द राइट टू मेक लॉज फॉर इंडिया। तो डायआर्की क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडिया के सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए थी। सर्टेन सब्जेक्ट्स वर डिवॉल्व टू द इंडियन मेंबर ऑफ द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड सर्टेन अदर्स टू द ब्रिटिश मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ कुछ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट भी हो रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलिकेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी, मतलब सब्जेक्ट्स की इन्होंने कैटेगरी बना दी। एक हो गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दूसरे हो गए रिजर्व्ड सब्जेक्ट। सो दिस टेल्स द मीनिंग ऑफ डायआर्की। जब भी ऐसे कुछ सवाल आते हैं ना, जिसमें पढ़ने में कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा डिफिकल्टी अगर हमें लग रहा है, तो हमें उसको तुरंत एक बार हिंदी में भी ज़रूर देख लेना चाहिए, बिकॉज इसका हिंदी का अनुवाद भी साइड में रहेगा। तो कई बार क्या होता है, प्रश्न हिंदी में पढ़ने में जल्दी समझ में आ जाता है। इन दी एंड इट डजेंट मैटर इंग्लिश देख के किया या हिंदी में, प्रश्न सही होना चाहिए। ओके, सो वेन एवर यू गेट सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, क्विकली हिंदी में स्विच करना है। डायआर्की का मतलब ही होता है कि आपने ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड ऐसे सब्जेक्ट्स कर लिए। इट इज़ नॉट अबाउट टीयर कि प्रोविंशियल या सेंट्रल, इट इज़ नॉट अबाउट इंडियन या ब्रिटिश, नो, इट इज़ अबाउट सब्जेक्ट्स की दो कैटेगरी बना दी गई थी। सो द राइट आंसर हियर इज डी। ओके, अब ये जो 1919 का है ना, डायआर्की इंट्रोड्यूस हुई प्रोविंसेस में, और ये हो जाएगा एक फेलियर।
बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा सेंटर में डायरकी को। सो दिस इज 1919 एक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक और हैबिट बनाइए, जब भी इनकरेक्ट दिया है या नॉट दिया है उसको इमीडिएटली पेन से ऐसे सर्कल करना है। मेक दिस अ हैबिट, इससे कभी मिस्टेक नहीं होगी इनकरेक्ट और करेक्ट में, नॉट और ट्रू में। ओके, तो जहां इनकरेक्ट दिखा है इसको ऐसे सर्कल करना है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलिजिबल वोटर्स, आपको इनकरेक्ट बताना है। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, मनी बिल क्या केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, क्या ये इनकरेक्ट है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में अगर उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो यू हैव टू टेल इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इलिजिबल वोटर्स। यस, जैसे अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, जो भी सांसद वहां गए हैं उन सबको हमने ही चुन के भेजा है इलिजिबल वोटर्स से। ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। ये गलत कुछ टाइम पहले तक नहीं होता, बट 2020 से ये गलत हो गया, बिकॉज ये जो 2 मेंबर्स है ना, अब ये नहीं है, ये प्रोविजन अब हट गया है, पहले था अब नहीं है। दिस इज 0 नाउ, सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ comes under which of the following in Constitution of India? Fundamental duties, directive principles, 7th schedule. Select the correct option from the codes given below. Only 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. यहाँ क्या पूछा है, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ है। अब सी, फंडामेंटल ड्यूटीज में हम देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब दिस 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो जी है दैट इज अबाउट प्रोटेक्शन, क्रूएलिटी नहीं करनी है, वाइल्ड एनिमल्स एटसेट्रा, सो दिस इज देयर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हम देखते हैं तो वाइल्ड लाइफ मेंशन है। 7th शेड्यूल जो है इसमें भी अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें वाइल्ड लाइफ बकायदा मेंशन है। सो द राइट आंसर हियर इज डी। आर्टिकल 51A जी में वाइल्ड लाइफ है, आर्टिकल 48A में है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी वाइल्ड लाइफ मेंशन है। जिस भी आर्टिकल में बाद में ऐसे सफिक्स ए या बी इस टाइप से कुछ लग रहा है ना, मतलब वो आर्टिकल बाद में आया है अमेंडमेंट में के थ्रू। तो आर्टिकल 48A बाद में आया था, अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ इज देयर इन 48A, मतलब वाइल्ड लाइफ इज देयर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 7th शेड्यूल, तीनों में है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A democracy can exist without a written constitution. Democracy can exist without a written constitution. Political equality of citizens refers to equal voting rights and equal eligibility for public offices. तो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा है और पूछा क्या गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, और ये 4 ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट जो है क्या ये करेक्ट है, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक किताब है जिसको आपने कॉन्स्टिट्यूशन माना है, जितने भी लॉज हैं, नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, एवरीथिंग वो सब कोडिफाइड है इन अ सिंगल बुक, जिसको आपने बकायदा अडॉप्ट किया है और आप उसको बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, इंडिया डेमोक्रेसी भी है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, यूएसए डेमोक्रेसी भी है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन नॉन रिटन है, कोई एक सिंगल बुक उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट यूके तो डेमोक्रेसी भी है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स रेफर करती है कि इक्वल वोटिंग राइट्स है, एडल्ट सफरेज है, एडल्ट सफरेज दिया है, किस आर्टिकल में है बताइए, इक्वल वोटिंग राइट्स है, इक्वल एलिजिबिलिटी है फॉर पब्लिक ऑफिसेज, सबको बराबर है। डेमोक्रेसी में एवरीबडी इज इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज दिस। डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि यूके, और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये दोनों करेक्ट है। सो द राइट आंसर इज दिस सी। ओके, ये जो भी सवाल हम देखते हैं ना, मेक दिस अ हैबिट कि जैसे मैं एक एक शब्द को धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ना, आप रियल एग्जाम में टेस्ट सीरीज जो भी आप सॉल्व करो, मेक दिस अ हैबिट
इससे ना सिली मिस्टेक्स नहीं होती है, कंसंट्रेशन बना रहता है और इन दी एंड आपको 2-5 सवाल में तो फ़र्क नज़र आएगा जो आपके करेक्ट हो जाएंगे इस अप्रोच से। ओके, सो ऑलवेज रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड वेरी वेरी स्लोली, टाइम की कोई कमी नहीं होती है। ओके, नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड चेन। अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो आप ऐसे उसको अंडरलाइन करते हुए भी पढ़ सकते हो, इससे भी कॉन्सेंट्रेशन बेटर होता है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं फूड चेन के। द ग्रेजिंग फूड चेन इज फाउंड इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो पहला है ग्रेजिंग फूड चेन, टेरेस्ट्रियल में भी है और एक्वेटिक में भी है। ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन्स आर नॉट इंटरलिंक्ड, ये दोनों इंटरलिंक्ड नहीं है। इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर डेट्रिटस फूड चेन इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। यू हैव टू टेल कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब सी, फूड चेन मतलब एक एनिमल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके प्लांट एनिमल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। अब जो ग्रेजिंग होती है ना, वो यूजुअली ऐसी होती है कि जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं, ग्रेजिंग है, फिर उनका ऑटोट्रॉफ्स हुए, फिर इस तरीके से लेयर आगे बढ़ रही है, लिविंग से ट्रांसफर आगे बढ़ रहा है। डेट्रिटस में क्या होता है, जो डेड हो जाते हैं उस पे भी बहुत सारे एनिमल्स उनको फीड करते हैं, तो वो डेट्रिटस फूड चेन बन जाती है। तो जो फर्स्ट है कि ग्रेजिंग मतलब ऑटोट्रॉफ्स जो है, ग्रेजिंग फूड चेन है, ये टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे और एक्वेटिक में भी मिलेंगे, दिस इज ट्रू। ग्रेजिंग और डेट्रिटस चेन आर नॉट इंटरलिंक्ड, ऐसा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं तो इंटरलिंकिंग होती है, बिकॉज डेट्रिटस बना भी कहाँ से, वो समबडी डाइड, दैट इज वाई उससे फिर डेट्रिटस फूड चेन बना। तो दे आर इंटरलिंक्ड, ये नॉट वर्ड नहीं आएगा। थर्ड जो है वो भी एब्सोल्युटली ट्रू है कि इनिशियल एनर्जी सोर्स इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है और इस डेड ऑर्गेनिक मैटर पे दूसरे फ्लोराफोना इस पे फीड करेंगे, तो दैट इज डेट्रिटस फूड चेन। तो राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी। बी मतलब 1 and 3, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट, लिथोस्फेयर plates move around very slowly, just a few millimeter each year. What is the reason behind this movement? अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो अर्थ है ना, ये एक्चुअली जैसे अनियन होता है ना, ऐसे लेयर्स में बनी हुई है। तो दिस इज लिथोस्फेयर, लिथो मतलब बाहर की, दिस लिथोस्फेयर। यहाँ पे प्लेट्स हैं, प्लेट, अर्थ बहुत प्लेट्स में डिवाइडेड है, मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स, और उनका कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रहा है, बट दिस इज वेरी स्लो, फ्यू मिलीमीटर। यू हैव टू टेल कि ये प्लेट मूवमेंट है वो क्यों होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ, मैग्मा इनसाइड अर्थ, ओशियन करंट, फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड्स ऑन अर्थ्स क्रस्ट। कई बार ऐसे सवाल आते हैं ना, तो फार फेच्ड अगर हम देखें तो शायद एक से ज़्यादा आंसर्स भी आ सकते हैं, बट हमें वो आंसर चूज करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और जो लेमैन हमने किताबों में पढ़ा है। तो द राइट आंसर इज दिस मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जैसे ये एस्थेनोस्फेयर होता है, फिर हमने कन्वेयर बेल्ट जैसा पढ़ा था कि ये मैग्मा मूव हो रहा है, तो प्लेट्स भी उसके ऊपर ऐसे फ्लोट होने लग जाती है। सो द राइट आंसर हियर इज बी, मूवमेंट ऑफ मैग्मा इनसाइड अर्थ। अब जैसे ये देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट है ये बहुत न्यूज़ में है साल भर, पिछले 1-2 साल से, इससे मैपिंग आना चाहिए। विच ऑफ दीज कैपिटल सिटीज इन मिडिल ईस्ट आर लोकेटेड ऑन और वेरी क्लोज टू द पर्शियन गल्फ। व्हाट इज पर्शिया? पर्शिया क्या है? ईरान का पुराना नाम है, यहाँ पहले दिस पारसी रहते थे, पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ जो है इसके बाउंड्री में कौन कौन से ये सिटीज हैं, यू हैव टू टेल। मस्कट, रियाद, अबू धाबी, दोहा। आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। कैपिटल्स हैं ये सारी मिडिल ईस्ट की, और पर्शियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्शियन गल्फ, ईरान क्राइसिस। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। करेक्ट आंसर होगा ए। ए का मतलब 3 and 4। अबू धाबी यहाँ पर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दोहा कतर, जहाँ अभी तालिबान टॉक्स भी हो रहे थे, ये दोनों पर्शियन गल्फ पे है। रियाद तो बहुत अंदर है, सऊदी अरेबिया का यहाँ बीच में है, और मस्कट जो है वो ओमान में है, गल्फ ऑफ ओमान में है। सी, रियाद है, ये सऊदी की कैपिटल है रियाद। यहाँ पर कतर है, इसकी कैपिटल है दोहा। यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। और यहाँ ओमान है, दिस इज मस्कट। तो ओमान गल्फ ऑफ ओमान में आएगा, गल्फ ऑफ पर्शिया में नहीं आएगा। और यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है जो गल्फ पर्शिया और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रही है। ओके, देन यहाँ पे कुवैत है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो रिवर यहाँ पे आ रही है, इस साइड ईरान है और इस साइड सऊदी अरेबिया है। सो दिस मेक्स दिस पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ओके,
While traveling through the western part of India, you can locate the Thar Desert. ये जो थार डेजर्ट है ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहा है. वाई? बिकॉज अरावली जो है वो डिप्लीट हो रहा है. अरावली एक बैरियर है थार डेजर्ट के डेजर्टिफिकेशन को चेक करने के लिए. तो थार डेजर्ट किन राज्यों में है? जैसे वेस्टर्न घाट का सवाल आया था ना, किन राज्यों में वेस्टर्न घाट फैला हुआ है, ऐसे ही थार डेजर्ट किन राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब. राजस्थान तो ट्रू है ही और ये सब जगह दिया हुआ है तो नो हेल्प. गुजरात, हरियाणा, पंजाब. जो थार डेजर्ट है ना वो इन चारों राज्यों में फैला हुआ है. राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब. सो द राइट आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4. नुबियन डेजर्ट. अब हम बात करते हैं नुबियन डेजर्ट की. ये है ईस्टर्न रीजन ऑफ द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट, अफ्रीका का है. और नुबियन डेजर्ट उसके ईस्टर्न साइड में, मतलब ये कहीं इथियोपिया के आसपास होना चाहिए. इट लाइज बिटवीन विच टू वाटर बॉडी. तो जैसे आपको सहारा पता है, ये अफ्रीका हो गया, ये सहारा है, तो इधर कहीं पे होना चाहिए नुबियन डेजर्ट. अब आपको बताना है दो वाटर बॉडी कौन सी होगी, नाइल एंड मेडिटेरेनियन. अब मेडिटेरेनियन तो ऊपर है, नॉर्थ में है, अफ्रीका के नॉर्थ में है, फिर ऊपर यूरोप आ जाता है. सेनेगल एंड अटलांटिक. अटलांटिक ईस्ट कहाँ होगा? अटलांटिक तो वेस्ट होगा, ये वेस्ट है, अटलांटिक इधर है, अफ्रीका के ईस्ट तरफ बढ़ना है हमें. देन कॉन्गो एंड द अटलांटिक. अगेन अटलांटिक कहाँ से आ गया? अटलांटिक तो इधर है और कॉन्गो यहाँ सेंट्रल में. नाइल एंड द रेड सी. नाइल. अब हमें नाइल रिवर पता है, यहाँ से नाइल जा रही है, और रेड सी में अभी जैसे स्वेज कैनाल क्राइसिस हुआ था तो रेड सी इज हियर, ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका. सो दिस शुड बी द राइट आंसर. व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज दैट मेनी अ टाइम्स मैपिंग में, जैसे इसमें हमने थोड़ा कॉमन सेंस लगाया ना, ईस्टर्न रीजन है, सहारा है और ये अफ्रीका में है, दो वाटर बॉडी है, तो इधर नाइल हो गया तो इस साइड रेड सी भी आ रहा है. तो इस तरीके से भी ना लॉजिकली कई बार हमें सोचना चाहिए, आंसर आ जाता है. सो दिस इज नाइल एंड द रेड सी. बट ये तिकड़म तब काम आती है जब आपको कंफ्यूजन हो रहा है. बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होती है कि नॉलेज बेस आपका बड़ा वास्ट होना चाहिए और उसमें रेंज होनी चाहिए. जितना नॉलेज बेस अच्छा होता है ना, उतना ही एजुकेटेड गेस की क्वालिटी भी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आप बहुत सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर पाओगे. सो नॉलेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. जैसे कि ये मैप देखिए, सी, यहाँ मेडिटेरेनियन है, नॉर्थ में है, ये रेड सी है, दिस इज रेड सी, और ये चल रही है यहाँ पे नाइल रिवर, ये नाइल रिवर. और ये ग्रेट रिफ्ट वैली है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेट रिफ्ट वैली, इसमें बहुत सारी लेक्स बनी हुई है, ये सारी लेक्स इंपॉर्टेंट है. ग्रेट रिफ्ट वैली. फिर ये इथियोपियन हाईलैंड है और इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो यहाँ से हम ऐसे आते हैं, इधर एक स्ट्रेट है बाबल मंडप, रेड सी, स्वेज और मेडिटेरेनियन. और डेजर्ट्स कौन से हो जाते हैं? ये होता है नुबियन डेजर्ट, ये लिबियन डेजर्ट, फिर ये जो ब्रॉडली है दिस एंटायर इज सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट से जब इक्वेटर की तरफ आते हैं तो उसको बोलते हैं साहेल रीजन, दिस इज साहेल रीजन. ये गल्फ ऑफ गिनिया है, इसको स्लेव कोस्ट भी बोला जाता था. सहारा से, अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, इक्वेटर भी है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी है. नीचे दो डेजर्ट है, एक है कालाहारी डेजर्ट और दूसरा नामिब डेजर्ट, नामिब डेजर्ट. ओके, ये मोजाम्बिक है और ये मेडागास्कर है. लेक विक्टोरिया यहाँ ग्रेट रिफ्ट वैली में है. सो दिस इज अफ्रीका. ये सारे मैप्स हमें बड़े अच्छे से करने. इसके कुछ और पीडीएफ्स भी हैं, मैंने स्ट्रेट्स के और सीज के पीडीएफ शेयर किए थे. अभी कुछ डेजर्ट्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स भी है, वो भी मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा. ओके, नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर वर्क्स ऑफ कालिदास. कालिदास जो है ना, इनका काम बहुत सिग्निफिकेंस में है, तो ये सब याद होना चाहिए. कालिदास जी का, तुलसीदास जी का, ऐसे जो इंपॉर्टेंट है ना सारे वर्क हमें पता होने चाहिए. कालिदास जी, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, ये प्रीलिम्स में आया था, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम. तो इनमें से कालिदास जी का वर्क कौन सा है? ये सारे के सारे काम है, ये कालिदास जी ने, ये उनके वर्क है. पोएट्री, एपिक, नॉवेल एटसेट्रा, ये सारा कालिदास जी का वर्क है. सो राइट आंसर हियर इज डी, ऑल. ये सब ट्रू है. द नेम ऑफ द ऑपरेशन स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. क्विट इंडिया मूवमेंट, ये फाइनल लेग आ गया था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का. और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ही बॉम्बे से अनाउंस हुआ, सारे जो लीडर्स थे, सारे फ्रंटलाइन लीडर्स थे, सबको अरेस्ट कर लिया गया. तो मैनी अ टाइम्स इसको लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट.
तो जो ऑपरेशन था वो क्यों हुआ, ये जो QIM है ना इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, ऐसे ही जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडर बोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार तो है नहीं, थंडर बोल्ट मतलब लाइटनिंग की तरह आपने सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया। मीनिंग सही लग रहा है, दिस इज द राइट आंसर, सी, ऑपरेशन थंडर बोल्ट। हु हैज इनिशिएटेड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह जी बोलते थे इंकलाब जिंदाबाद, तो ये स्लोगन किसने दिया था? भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, इकबाल ने दिया, या फिर हसरत मोहानी? तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है इसका हसरत मोहानी जी। सो द राइट आंसर इज दिस, डी, इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। हमारे जो ब्रिटिश का राज हुआ इंडिया में, हमारे इंडिया में, इसको ब्रिटिश पैरामाउंसी बोलते थे। पैरामाउंसी, इसका हिंदी मीनिंग यही होता है कि वो अपनी सुप्रीमेसी बता रहे हैं, पैरामाउंट है। इसका प्राइमरली एम्ड क्या था? एंडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली इन ट्रेड विद इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली को एंड करना, पैरामाउंसी। सस्पेंड करना ऑल सब्सिडरी अलायंस को विद द प्रिंसली कोर्ट्स। जहां जहां ये स्पेशल कीवर्ड्स दिखते हैं ना, ऑल हो गया इस टाइप के, तो उधर थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। मेकिंग ऑल इंडियन स्टेट्स एक्सेप्ट द सुजरैनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। सस्पेंडिंग ऑल सब्सिडरी अलायंस विद द प्रिंसली स्टेट्स। तो पैरामाउंसी मतलब ये नहीं होगा कि आपने पुरानी सारी जो भी अलायंसेज है, सब्सिडरी अलायंस है प्रिंसली स्टेट्स के साथ, उनको आपने सस्पेंड कर दिया, या प्रिंसली कोर्ट्स के साथ सब्सिडी कुछ बनाया आपने। नो, पैरामाउंसी बस ये था कि वो बताना चाहते थे कि ये सब इंडियन सब्जेक्ट्स हैं, सुजरैनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन बताना चाहते थे कि इंडिया में जो भी है, मेकिंग सारे इंडियन स्टेट्स एक्सेप्ट करे paramountcy of the British Crown, suzerainty of the British Crown. So the right answer is C. Consider the following statements regarding the 1857 revolt. 1857 का रिवोल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ गवर्नर जनरल कैनिंग। तो गवर्नर जनरल कैनिंग थे का, इसका एक PDF है मेरे पास, इन सारे गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय का, वो अभी मैं शेयर कर दूंगा। तो ड्यूरिंग द रीन ऑफ गवर्नर जनरल कैनिंग के टाइम पे हुआ था क्या 1857 रिवोल्ट? मंगल पांडे जी लेड द म्यूटिनी। म्यूटिनी सिपाही विद्रोह जो था, मंगल पांडे लेड द म्यूटिनी, तो क्या इन्होंने म्यूटिनी को लेड किया था? द रिवोल्ट डिड नॉट रिसीव एनी रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल जो थे, इंडियन रॉयल्स थे, उन्होंने इसको पैट्रोनेज नहीं दिया। अब यहाँ क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। तो देखिए, ये जितने भी सिपाही थे ये सब गए थे कहाँ पर? मुगल्स के पास, और बहादुर शाह जफर इन्हें पैट्रोनेज देंगे, सो रॉयल पैट्रोनेज मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मंगल पांडे जी को लीडर नहीं बोला जा सकता, लेड द म्यूटिनी नहीं था, तो द रॉन्ग आंसर इज दिस, इनकरेक्ट इज दिस, इनकरेक्ट इज दिस। सो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया 2 एंड 3, ये एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द रीन ऑफ गवर्नर जनरल कैनिंग हुआ था, ट्रू, ये गलत है, ये गलत है, पूछा इनकरेक्ट है, सो डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये तो था हिस्ट्री। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। पिछले कुछ टाइम से ना इन्फ्लेशन बहुत बनी हुई है, इन्फ्लेशन पे सवाल आना चाहिए। इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट करती है वेल्थ फ्रॉम द डेटर्स टू क्रेडिटर्स। उधार जिसने दिया है और उधार जिसने लिया है, डेटर टू क्रेडिटर। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन होल्डिंग मनी रिमेन्स एन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन। Generally, in case of inflation, the currency of the economy depreciate. Which of the above statement is are incorrect? Incorrect. Okay. तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है वो लिखा है होल्डिंग मनी रिमेन्स एन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तो आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए से 10 सामान आता था, अब 100 रुपए से केवल 8 ही सामान आएगा, तो जो 100 रुपए है उसकी वैल्यू कम हो गई ना, तो उस 100 रुपए को रखना इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन होल्डिंग मनी रिमेन्स एन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन, दिस इज रॉन्ग, और इनकरेक्ट पूछा है तो 2 तो होगा, पर 2 यहाँ सब जगह दिया हुआ है। जनरली इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द करेंसी ऑफ इकोनॉमिक डेप्रिशिएट। ये होता है जैसे जैसे इकोनॉमी वीकन हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे एक बार जिम्बाब्वे का केस आया था कि वहाँ पे वुड खरीदने के बजाय करेंसी को बर्न करके आग लगाओ तो सस्ता पड़ रहा था, बिकॉज इकोनॉमी डेप्रिशिएट हो रही थी। तो 3 जो है
जनरली इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द करेंसी ऑफ इकोनॉमी डेप्रिशिएट इज ट्रू। ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है वेल्थ फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर, नो फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर। जिसने उधार दिया है ना वो नुकसान में रहता है जब इन्फ्लेशन होती है, तो क्रेडिटर नुकसान में रहेगा, डेटर को फायदा होगा, तो क्रेडिटर टू डेटर होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो द राइट आंसर हियर इज सी, दिस एंड दिस इज रॉन्ग, और हमें रॉन्ग पूछा गया था, तो ये ट्रू है, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर इज सी, 1 एंड 2। ओके। विद रेस्पेक्ट टू द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो संपदा योजना है ना कि हमें फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना है, इन सबको, ये बहुत फोकस में है अभी। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज आर करेक्ट। पहला, विद फार्मर्स, फार्मर्स आर पार्ट ऑफ अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, फार्मर्स पार्ट है अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के, कलेक्शन सेंटर्स पार्ट हैं डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री के, इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ फूड मटेरियल इज डन इन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री। आपको बताना है करेक्ट कोड क्या है। सबसे पहले तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तुरंत आप इसका हिंदी मीनिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बॉटम अप अप्रोच है। डाउनस्ट्रीम मतलब ऊपर से यहाँ नीचे आ रहा है। डाउन स्ट्रीम मतलब टॉप कोई टेक्नोलॉजी नीचे फिल्ट्रेट हो रही है, ट्रिकल डाउन हो रहा है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो फार्मर्स पार्ट ऑफ अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, कलेक्शन सेंटर आर पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री। नो, कलेक्शन तो नीचे से होगा ना, हमें जैसे सबसे दूध कलेक्ट किया, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिल्क कलेक्ट किया, फिर ये मिल्क और ऊपर जाएगा, प्रोसेस होगा, पैक होगा, मैन्युफैक्चर होगा, इसमें और टेस्ट होंगे, फिर ये एक्सपोर्ट होगा। तो दिस इज अपस्ट्रीम, कलेक्शन सेंटर अपस्ट्रीम होगा, ये गलत है। देन इनिशियल प्रोसेसिंग है वो डाउनस्ट्रीम में नहीं होगी, इनिशियल प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, अपस्ट्रीम में होगी। अपस्ट्रीम फूड को प्रोसेस करना है तो ग्राउंड लेवल से ही हमसे पॉस्चराइजेशन वगैरह कर रहे हैं, तो वो अपस्ट्रीम में होगा, डाउनस्ट्रीम में नहीं होगा। सो द राइट आंसर हियर इज डी, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सी, ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ना, स्टेटमेंट धीरे धीरे पढ़ो, प्रश्न को समझो, हर एंगल से सोचो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एमसीक्यूज में एक्यूरेसी को बढ़ाने का। ये बोरिंग लगता है बट दिस इज नेसेसरी, इससे एक्यूरेसी बड़ी अच्छी आती है। ओके, तो ये हैबिट हमें बनाना है, हर शब्द पढ़ना है और हर एंगल से सोचना है उस शब्द को, ताकि सिली मिस्टेक नहीं हो। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, लोअर ट्रेड डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट का मतलब पता है हमें, व्यापार ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हायर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आ रहा है। हायर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, बाहर से हम आसानी से उधार लेके पैसा अपने यहाँ लेके आ रहे हैं। विच अमंग द अबव हेल्प इन लोअरिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि हमारे पास बाहर से कोई चीज़ बुलाने के पैसे नहीं बचे, तो जो चीज़ हमें पैसे ला रही है वो सीएडी को कम करेगा। ट्रेड डेफिसिट कम होगा मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, अपन इंपोर्ट कम कर दिया, खर्चा कम होगा मतलब पैसे ज़्यादा बचेंगे, सही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसे आ रहे हैं, सही है। बाहर से हम उधार से पैसे ले रहे हैं, वो भी सही है। पैसे आने चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट से आए या बोरो करके आए। और ट्रेड डेफिसिट से भी पैसे खर्चे कम हो रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट से खर्चे कम करो, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाओ, बाहर से पैसा उधार लाओ, ये तीनों चीज़ करंट अकाउंट डेफिसिट को हेल्प करेगी। So the right answer is C. This. Which of the following expenditure by the government are considered as transfer payment? Transfer payment, जैसे जब से कोविड हुआ ना तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो, एक वन टाइम ट्रांसफर दिया जाए, किसानों को दिया जाए जो मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। तो इनमें से क्या एक्सपेंडिचर में आएगा ट्रांसफर पेमेंट? यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ट्रांसफर पेमेंट है, सरकार ने किसी को बिना कंडीशन ऐसे ट्रांसफर पे कर दिया जिसको जो उसमें एलिजिबल थे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सब्सिडीज पेड टू फार्मर, कंडीशनल कैश ट्रांसफर। अब सी, कई बार जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो इसमें ऑड वन आउट ढूंढना चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है, कुछ कैश ट्रांसफर किया सबको। कंडीशनल कैश ट्रांसफर भी मतलब कुछ कंडीशंस के साथ कैश ट्रांसफर किया। सब्सिडी इज डिफरेंट थिंग, सब्सिडी तब दी जाती है जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप एनकरेज कर रहे हो, उसका कुछ भार आप यूजर से कम कर रहे हो, तो दिस इज नॉट ट्रांसफर, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो द राइट आंसर इज बी, ये होगा ट्रांसफर, खर्चे में ट्रांसफर, सब्सिडी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। देन 20th है,
जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन हम नापते हैं, सीपीआई वगैरह देखते हैं। दूसरा होता है जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी इम्प्लिसिटली इन्फ्लेशन का डायरेक्शन देता है, जीडीपी डिफ्लेटर। GDP deflator is a measure of the level of prices of all new domestically produced final goods and services in an economy in a year। एक साल में इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज बनी उसका फाइनल कीमत लेवल ऑफ प्राइसेस जीडीपी डिफ्लेटर से मेजर होती है। Unlike the CPI, Consumer Price Index, GDP deflator is not based on a fixed basket of goods and services। अब CPI तो फिक्स्ड बास्केट थी, कुछ 600 प्रोडक्ट हो गए CPI वगैरह में, WPI CPI में, और उसकी कीमतों के चेंजेस के अकॉर्डिंग CPI हम कैलकुलेट कर रहे थे। बट जीडीपी डिफ्लेटर में कोई ऐसी फिक्स्ड बास्केट नहीं होती है, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। When GDP deflator नेगेटिव है, it necessarily means that there is inflation in the economy। नेगेटिव जीडीपी डिफ्लेटर मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये बताता है रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर के कंपैरिजन में आज की जो जीडीपी का नंबर है वो इन्फ्लेटेड आ रहा है या डिफ्लेटेड आ रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब इन्फ्लेटेड आ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब डिफ्लेटेड आ रहा है, मतलब डिफ्लेशन है। तो जीडीपी डिफ्लेटर नेगेटिव है तो ये इन्फ्लेशन थोड़ी बताएगा, ये डिफ्लेशन बताएगा। सो द राइट आंसर हियर इज सी। सी पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, ये गलत है। ये इन्फ्लेशन नहीं बताता जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो बता रहा है डिफ्लेशन। तो दिस इज 20th इकोनॉमिक्स। स्कोर क्या हुआ अपडेट। अब आता है करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स में पहला है इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। बैम्बू आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है? वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में। ये तो 100% ट्रू है, ये भी ट्रू है। वाल्मीकि बिहार में भी है, दिबांग असम में नहीं है, दिबांग अरुणाचल में है, अरुणाचल। ओके, सो द राइट आंसर इज सी। यहाँ पूछा था इनकरेक्ट ऑप्शन। 22nd, एक स्पेस स्टेशन है, एसेंशियली लार्ज स्पेस क्राफ्ट है दैट रिमेन्स अ लो अर्थ ऑर्बिट में फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। तो यही होता है, आईएसएस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये लो अर्थ ऑर्बिट में हमेशा ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को एक्सटेंडेड पीरियड में। ट्रू। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोलैबोरेटिव एफर्ट है 5 स्पेस एजेंसीज का। यूनाइटेड स्टेट्स की नासा आ जाएगी, रशिया की रोस्कॉस्मोस आ जाएगा, जापान का जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज और चाइना। इन पांचों का है क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो चाइना है ना, इसका नहीं है, ये गलत है। सो द राइट आंसर हियर इज ओनली ए। ये ट्रू है, इधर चाइना नहीं है। चाइना अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लाने वाला है, उसका नाम क्या है? आंसर। कुछ रॉकेट्स भी उसने लॉन्च किए थे और स्पेस स्टेशन, दिस हेवनली चाइना। ओके, सो दिस इज ए। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इज लेड बाय। ये जो 2021 से 2030 का डेकेड है, डेकेड मतलब 10 साल, ये है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। लेड बाय हुम? यूएनईपी, एफएओ, बोथ या नीदर? द राइट आंसर हियर इज बोथ। ये दोनों का है, एफएओ एंड यूएनईपी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च हुआ, पीएम दक्ष मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ। आपको बताना है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आया है। इसमें स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं एक्सेसिबल टू टारगेट ग्रुप। स्किल डेवलपमेंट मतलब कुछ योग्यता वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दक्ष का मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग? दक्ष का मतलब ही होता है दक्षता हो रही है, कुछ कॉम्पिटेंसी बढ़ा रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए है दक्ष मोबाइल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा? प्रोबेबली नॉट, यूजुअली नॉट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का मतलब ही क्या होता है? किसी को एम्पावर करना। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये यूजुअली ऐसे काम नहीं करता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी नहीं है। राइट आंसर इसका ये है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, तो ऐसे सवाल भी सही हो जाते हैं, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है और लॉजिकली सोचने की कोशिश करना है। फर्स्ट इंस्टेंस में याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो डू दिस थिंग। ओके, राइट आंसर इज दिस। राइट आंसर इज, देयर इज अ मिस्टेक। यस, इट्स अ मिस्टेक, ये सी नहीं है, दिस इज बी। ओके, दिस इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही करेक्ट है, यहाँ मिस्टेक है, टाइपो है, दिस इज बी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर XC2 conservation method? XC2 conservation method, XC2 इन सीटू। इनका मतलब जो जहां पर है वहीं पे हो रहा है। इन एक्स मतलब कहीं बाहर जाना, एग्जिट। तो XC2 मतलब कहीं बाहर ले जाके कंजर्व कर रहे हैं, इन सीटू मतलब जहां है वहीं कंजर्वेशन कर रहे हैं। XC2 और इन सीटू।
बॉटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, सैक्रेड ग्रूव्स है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है। आपको बताना है XC2 कॉन्जर्वेशन क्या है। बॉटेनिकल गार्डन मतलब जैसे वेस्टर्न घाट का कोई स्पीशीज है, उसको कहीं आप जूलॉजिकल या बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में लाके कंजर्व कर रहे हो तो XC2 हो गया। जूलॉजिकल पार्क में आप क्या कर रहे हो, जूलॉजिकल पार्क में कोई एनिमल को कहीं ले जाके कंजर्व कर रहे हो तो मतलब उसकी डोमेन से बाहर निकाल रहे हो, XC2। बॉटेनिकल में भी बाहर ले रहे हो, XC2। और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स है, ये मतलब बाहर से कोई एनिमल लाके शहरों या आसपास आप कुछ कर रहे हो, सफारी है ये बेसिकली। सो दिस इज ऑल्सो XC2। इन C2 हो जाएगा आपका दिस सैक्रेड ग्रूव्स मतलब जो एनिमल फ्लोरा फोना है उसके होम पर ही आप उसको कंजर्वेशन कर रहे हो। ओके, इसको सेंचुरीज से कंफ्यूज नहीं करना है। दिस इज वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, दिस इज XC2। ओके, so these are 25 questions for today. Okay, tell me how's your score. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.